तो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना, दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन। और ये चैप्टर फिजिक्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैथ्स के लिए है ही। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश और अदिश गुणन। अब इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अदिश गुणन क्या है ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है। फिर पढ़ेंगे सदिश गुणन क्या है, फिर उनकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर, जैसे हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वैसे ही हम लोग तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। फिर उनके बाद उन तीनों के लिए एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना। और फिर उसी से रिलेटेड बीएससी में थोड़ा पार्ट है, हम लोग उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे ना, पूरा वेक्टर वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितना हम लोग पढ़ें उसमें स्टैटिक्स में समांतर बल क्या होते हैं, फिर एक बिंदु पर लगे कई बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे, एक बिंदु पर लगे कई बलों का संतुलन कैसे होगा। फिर पढ़ेंगे उसमें गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उससे रिलेटेड फिर पढ़ेंगे लास्ट में घर्षण बल। फिलहाल हम सोच रहे घर्षण छोड़ देंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र तक ना। डायनामिक्स पढ़ लेंगे, डायनामिक्स जब मैक्सिमम पोर्शन हो जाएंगे फिर वो बचा हुआ टॉपिक तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग कर पाएंगे या आता है हम लोग पहले उसको कर लेंगे। टॉपिक हम लोग कोई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं उससे भी क्वेश्चन आ गया ना, फिर मिस हो जाएगा। तो चाहे उससे कम आए चाहे ज़्यादा आए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए ना। चलिए तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, या इसी को डॉट गुणन बोलेंगे। स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, याद है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन क्या था? तो कौन याद करेगा, वही तो मेन है ना। अच्छा, तो कौन सा गुणनफल होगा? अदिश गुणन। चलो अच्छा, दो सदिशों का अदिश गुणन कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है? अरे क्यों?
चलिए अच्छा। तो दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ना है। इसमें देखो दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट मतलब क्या होता है, इस टाइप का सिंबल है ना। देखो अगर मैथ ही नहीं चाहे जो विषय हो, स्टार्टिंग जो हो ना उसका डिफिनीशन ही होता है, उसको अब रटो चाहे जैसे करके ना। जब रट लेंगे तो फिर समझ तो गए ही हो कैसे क्या होगा ना। तो फिर बाकी चीजें अब इसे अब तो हम पूरा पूरा नहीं कहेंगे, लेकिन हमको लगता है चलिए दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट गुणन। तो दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों, जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या। अब कोज्या का मतलब क्या है, कोसाइन से। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन ना। उनके बीच बने कोण, कोण जो कोण आएगा उनका क्या ले लेना है, कॉस। उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ना अब इसमें देखो केवल स्टेटमेंट है बस, और कुछ है नहीं ना, केवल स्टेटमेंट टाइप का। लेकिन अब देखो सदिश क्या होती है, यहाँ देखो दो सदिश लेना है ना। अब सदिश क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है, उसको ऊपर एरो लगाकर व्यक्त करते हैं। तो दो सदिशों का अब क्या करना है, अदिश गुणन, या उसे क्या बोलते हैं, डॉट गुणन। दो सदिश लेंगे उनके बीच में डॉट लगा देंगे ना। अब उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, अदिश राशि होगी। अदिश का मतलब क्या, जिसमें आई जे के नहीं होगा, यानी डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है ना। जो कौन, इनका अदिश गुणन, जो अर्थात बराबर इन दोनों सदिशों, ये या इन दोनों सदिशों या इन दोनों के, जो इन दोनों सदिशों के, इसलिए जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों। अब जो हम लोग दो सदिश लेंगे उनका परिमाण, अब परिमाण मतलब उनका मॉड, तथा उनके बीच बने कोण। जो जब जब दो सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं तो उनके बीच में एंगल बनता है ना। तो उनके बीच जो एंगल आएगा उनकी कोज्या लेंगे और गुणनफल क्या कर देंगे, बराबर ना। तो पहले आप दो सदिश ले लीजिए। तो सदिश पता है क्या क्या है, नहीं ना, तो क्या मान लेंगे, एक वेक्टर ए मान लेंगे, एक वेक्टर बी मान लेंगे ना। तो उनका परिमाण क्या होगा, मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। उनके बीच का एंगल भी नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, थीटा ना। यदि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी जिनके परिमाण क्रमशः ए व बी है, ए व बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो तो, थीटा हो तो। अब डिफिनेशन पाइए। तो दो सदिशों का अदिश गुणन, तो दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन, अदिश गुणन या इसी का नाम क्या है, डॉट गुणन।
जो इन दोनों सदिशों, अब इधर देख लीजिए, इन दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों और इनके बीच बने, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब देखो हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, इनके बीच बने कोण हम लोगों ने क्या माना है, थीटा। इनके बीच बने कोण की कोज्या के सबका गुणनफल ना। तो दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है। बताओ इसमें आई जे कैप रहेगा क्या, इसमें भी नहीं। अभी क्या है, एक अदिश राशि है जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों और इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी ना। चलो ये चीज जानते रहिए आप ये वाला। या इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी। बताओ इसको लिखने का तरीका क्या था, ऐसे भी तो था ना। अब अगर कहा जाए कि इनके बीच का एंगल बता दो क्या होगा, तो क्या करेंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे, ले सकते हैं कि नहीं और क्या ले सकते हैं। चलो ये हो गया फार्मूला। अगर हम लोग इससे इससे करके लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos थीटा बराबर, मतलब जितने फॉर्म इसके लिखते बने ना आप सब लिख लो, पता नहीं किस फॉर्म की जरूरत पड़ जाए, ऐसे भी ले सकते हो। अर्थात अगर हमको दो सदिश पता हो और उनके बीच का कोण पूछे तो क्या करना है, उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर लो और उनके परिमाण के गुणनफल से भाग कर दीजिए, तो cos थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू जो भी आए हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना। और बशर्ते आपको ये ध्यान रहे कि जो cos थीटा का रेंज होता है वो -1 से लेकर के, अगर मान लो बाय द वे हल करते करते इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.5, तो क्या ये वैल्यू मान्य होगी, हम लोग बोल देंगे ऐसा कोई वेक्टर है ही नहीं जिनके बीच का कोण क्या हो, कुछ मिल जाए, यानी ऐसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट संभव नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या, देखो जब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था ऐसे, मान लो इस टाइप का ना गुणा के रूप में, अच्छा अभी तो ये हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़े भी होंगे ना ये सब। इसको हम लोग गुणा के रूप में कहाँ ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये मान लेंगे हम लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं ना, पढ़े हुए हैं। अच्छा इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, एक लिख दें ऐसे यम वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर, ले सकते हैं ना, या फिर इसको ऐसे लिख दें एन ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, है ना। मतलब जिधर मन करे कांस्टेंट को हम लोग उसके साथ कर सकते हैं, ले सकते हैं ना तो ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या, बताओ ये अदिश है कि नहीं, अदिश जिधर मन करे उसके साथ कर दो। जैसे चलो हमने यहाँ लिख दिया क्या, हाफ वेक्टर ए डॉट बी, क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए बाई 2 डॉट बी, या वेक्टर ए डॉट ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर क्या लिख दें, बाकी तो ऐसे लिखा गया है। तो इतने तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी। अब पता कैसे चलेगा कि हमको ऐसे लिखना है, थोड़ा अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो बताओ ये इस फार्मूले जैसा है कि नहीं है, फार्मूले जैसा है, क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर, है ना। तो हो गया आपका cos थीटा बराबर ए कैप डॉट बी कैप। अब अगर थीटा बराबर निकाला जाए तो क्या होगा, cos इनवर्स ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लो क्या क्या फॉर्मेट मिल सकता है ना, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कुछ भी मिल सकता है, इसलिए इसमें आप सारे के सारे
फॉर्म इसको जानते रहिए। अब जहाँ जैसे आएगा हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला आना चाहिए ना। तो यहाँ अगर थोड़ा मेंशन करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हो तो अदिश गुणन की परिभाषा से, है तो अदिश गुणन की परिभाषा से ना, ये अदिश गुणन का परिभाषा लगा दिए। आ गया समझ में? तो दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि है जो उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो डॉट प्रोडक्ट है हम इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला हम लोग अप्लाई कब करेंगे? जब दो सदिशों के बीच का कोण पूछे। तो हमारे पास और भी फार्मूला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव है फिर ऑप्शन को देखते हुए निकालेंगे, अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग ए डॉट बी लगा करके एंगल निकाल लिया करेंगे ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अभी मान लो डेफिनेशन नहीं याद होगा, लेकिन बाद में आपको याद ही करना है ना। बाकी क्वेश्चन तो इन्हीं सब पर आएंगे। चलिए, इसमें हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। यदि, अब ध्यान दें, ये जो डिफाइन किया गया ना, दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो ना। यदि ए और बी वेक्टर कैसे होंगे? अशून्य सदिश होंगे, अशून्य सदिश, तभी ये परिभाषित किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अगर इन दोनों में से वेक्टर ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए, जीरो वेक्टर, या फिर बी जीरो हो जाए, या दोनों के दोनों जीरो हो जाए, उस स्थिति में क्या एंगल परिभाषित होगा? अगर परिभाषित नहीं होगा तो क्या किस फॉर्म का दिखेगा? अगर ऐसे वैल्यू के लिए परिभाषित हो रहा है तो वो वैल्यू कैसी होगी ना। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो एंगल डिफाइन किया गया है वो कब डिफाइन किया गया? जब दोनों के दोनों कैसे थे? अशून्य सदिश थे ना। तो यदि ए वेक्टर बराबर जीरो हो, ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, या बी वेक्टर बराबर क्या हो? जीरो वेक्टर हो, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर जीरो वेक्टर ना। दोनों के दोनों जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए या दोनों के दोनों जीरो हो जाए, उस स्थिति में हमको क्या निकालना है? ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी ना। एक चीज वो, और दूसरा चीज हम लोग क्या निकालना है? एंगल क्या होगा। हो तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ना। नंबर 1, कॉस थीटा क्या होगा? तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा? वेक्टर ए डॉट बी बट्टे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, सही है ना। ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर, यहाँ क्या आएगा? मॉड ऑफ जीरो वेक्टर। ये भी क्या आएगा? बताओ, इसका गुणा क्या आएगा? हाँ, जीरो वेक्टर, हाँ, अदिश हो जाएगा। ये परिभाषा आपने पढ़ा ना, ये क्या हो जाएगा? अदिश। अदिश में कौन सा अदिश? हाँ, ये क्या देगा? जीरो। ये क्या देगा? अभी क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल गुणा वाला है ना। अब क्या आ गया? जीरो बाई जीरो, परिभाषित वैल्यू है नहीं है ना। अर्थात अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात इनके बीच का जो एंगल है वह परिभाषित नहीं होगा ना। अर्थात थीटा परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये बनेगा। देखो पहला क्या बनेगा, डिफिनीशन से ही बन जाएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणन होता है। सदिश राशि, अदिश राशि, न तो सदिश न तो अदिश ना, तो कैसी राशि है, अदिश राशि। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर शून्य हो जाए, कोई एक या तो a0 या तो b0 या दोनों के दोनों जीरो हो जाए, तो उस स्थिति में कोण परिभाषित नहीं होगा ना। जो थीटा होगा वो परिभाषित नहीं होगा, जो ए और बी के बीच का एंगल है वो परिभाषित नहीं होंगे। अब यहाँ प्रश्न बनेगा ज्योमेट्रिकली कैसे दिखेगा, अगर ए और बी दोनों ही जीरो हो गए ना, अगर ए और बी, सॉरी चलिए पहले ए जीरो ले लेते हैं, बी को जीरो मत लो। देखो जब दोनों के दोनों नहीं जीरो थे तो हम लोगों ने डायरेक्शन कुछ इस टाइप का लिया था कि नहीं, ऐसे इनके बीच एंगल हम लोग ये बना लिए। अब कहा गया ए जीरो हो जाए, ए जीरो, तो बताओ जब ए जीरो होगा तो ये धीरे 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 ऐसे हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ बताओ जीरो वेक्टर ऐसे हो जाएगा कि नहीं, तो बताओ जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, शून्य सदिश का डायरेक्शन होता है कि नहीं, नहीं होता, हाँ उसका डायरेक्शन परिभाषित नहीं है। देखो अगर हमको दो सदिशों के बीच का एंगल पता करना तो दोनों सदिश का डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि वेक्टर ए को क्या कर दिया गया, जीरो, तो जो इस टाइप का था वो खत्म होकर के ऐसे हो गया, यानी जो शून्य वेक्टर है वो यही है, यही जहां से वेक्टर बी स्टार्ट हुआ था आप वही कर सकते हैं। तो बताओ शून्य वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, उधर लेंगे, कुछ पता है नहीं है ना। तो इस स्थिति से हम लोग यहाँ पे किसी एक वेक्टर के शून्य हो जाने पर, अर्थात इस शून्य वेक्टर का दिशा परिभाषित नहीं है, ये जिसके साथ रहे उसका भी डायरेक्शन ले सकता है या कुछ और भी ले सकता है, तो दिशा परिभाषित होगा। अगर बाय द वे आप मान लो इसका डायरेक्शन इधर हो गया तो एंगल ऐसे बन जाएगा ना, अगर इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया तो एंगल ऐसे बन जाएगा, और अगर इसका डायरेक्शन कुछ इधर ही हो गया तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो परिभाषित हुआ नहीं हुआ ना। एक तो ऐसे या तो ए जीरो या तो बी जीरो करेंगे तो ऐसे सोच सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए, दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए तब उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकली ऐसे निकाल लिए, अब ये अच्छा समझ में आएगा है ना। अगर दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए तो ये देखो ऐसे बनेगा, बताओ इनके बीच में एंगल आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों यहीं पर शून्य वेक्टर है, ये ए वेक्टर बराबर हो गया और यहीं पर आपने क्या ले लिया, बी वेक्टर बराबर जीरो, तो दोनों के दोनों यही हैं, तो शून्य सदिश का दिशा परिभाषित ही नहीं है, जब परिभाषित नहीं है तो एंगल कहाँ से परिभाषित होगा, इमेजिन करिए। देखो कुछ चीजें इमेजिन करके ही आप उसको फील कर सकते हो, कुछ चीजें क्या करेंगे हम लोग दिखा सकते हैं। अब शून्य सदिश का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अब जो यहाँ शून्य सदिश का डायरेक्शन है, मान लीजिए कि हम इसका डायरेक्शन इधर ले लें ना, अब आपने कहा इधर ले लेंगे, अब कहेंगे इस हिसाब से 180 बनना चाहिए, क्योंकि संभव है नहीं है ना, क्योंकि इसमें परिमाण ही नहीं होगा तो ये यही रह जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं मैं इधर लूंगा, एक इधर लेंगे, तब भी पहले से अभी आप क्या इमेजिन कर रहे थे 180 बन रहा था, अब क्या बनने लगा 90। अब कोई कहेगा नहीं हम दोनों को एक ही साइड में लेंगे, अब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा है ना। जबकि हम लोग शुरू में जो डिफिनेशन पढ़े थे शून्य सदिश में क्या कहा गया था कि इसकी दिशा परिभाषित नहीं है ना, क्योंकि अगर शून्य वेक्टर है तो हम लोग इसको क्या क्या ले सकते हैं, ये या फिर ऐसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं शून्य सदिश को, ये सब के सब शून्य सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं, सब के सब को, तो डायरेक्शन फिक्स होगा क्या, जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो एंगल कहाँ से फिक्स होगा, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो अगर दो सदिशों में से कोई एक सदिश ए वेक्टर या बी वेक्टर जीरो है तो उस स्थिति में एंगल थीटा परिभाषित नहीं होगा, या दोनों के दोनों जीरो हो जाएं फिर भी परिभाषित नहीं होगा, और अगर दोनों के दोनों जीरो हो जाए तो उस स्थिति में परिभाषित नहीं होगा तो वो वैल्यू दिखेगी कैसे, तो वैल्यू किस टाइप से दिखेगी, इस टाइप से, तो एक कैसा होता है, अपरिभाषित रूप होता है,
यानी इसकी कोई परिभाषित वैल्यू नहीं है। जब इसकी कोई परिभाषित वैल्यू नहीं है तो थीटा की कोई परिभाषित वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अगर दोनों के दोनों क्या हो जाए, शून्य सदिश हो जाए, शून्य सदिश, तो उस स्थिति में इनका अदिश गुणन क्या होगा, इनका अदिश गुणन। तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और कहा गया कि ए भी क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए, और बी भी क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए, तो क्या आएगा, जीरो। कैसा होगा ये, स्केलर। ठीक है ना। एंगल परिभाषित नहीं होगा, लेकिन उनका अदिश गुणन परिभाषित होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, एक शून्य अदिश होगी। हाँ, तो 3 क्वेश्चन बन गए कि नहीं। एक तो परिभाषा में ही अदिश गुणन हो गया, दूसरा क्या है, अगर कोई एक जीरो हो गया या दोनों जीरो हो गए तो कोण परिभाषित नहीं होगा, तीसरा उनका अदिश गुणन क्या होगा, एक शून्य अदिश राशि होगी। ठीक है ना, ये लिख लीजिए। चलिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो जीआईसी लेक्चरर का फिर मांग किया जा रहा है कि उसका एग्जाम टाला जाए। अभी कितने जून को हुआ है, 7 जून को ना, हाँ टल गई जीआईसी लेक्चरर वाले उसका एग्जाम टाल करके 7 जून को 7 जून को हुआ। अब कह रहे हैं स्टूडेंट लोग कि फिर से टाला जाए, क्योंकि 3-4 जून को शायद टीजीटी है ना, तो कह रहे हैं कि 2-3 हाँ टेट नहीं टीजीटी, तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि अब इस एग्जाम को टाल दिया जाए ताकि कुछ मौका मिल जाए पढ़ने के लिए। तो हमको लगता है टलेगा तो 1-8 महीने चला जाएगा कम से कम, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है ना। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तब तक हम लोग निपटा लेंगे ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है तो अदिश गुणन क्या है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यदि यदि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत कहो चाहे लंब कह दो चाहे समकोणी ऐसे कह सकते हैं ना। समकोण बनाता है, लंबवत है, लंबकोणी है, लंब है ना, चाहे जो कहिए। अब इस स्थिति में क्या होगा, डायग्राम ऐसे बनाइए, दो सदिश कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए पर वेक्टर बी लंब है ना, ऐसे। तो हम लोग ए को घुमा के ले जा रहे हैं इस साइड में ना, बी को भी आप ले जा सकते हैं, तभी हम आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे तब। तो अब क्या रखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90। तो कॉस 90 का मान क्या हो गया, 0, क्या जाएगा 0 ना। अगर कभी कह दे कि दो सदिश परस्पर
लंब हैं, दो सदिश परस्पर लंब हैं, तो उनका अदिश गुणन क्या होना चाहिए? 0। और भी कंडीशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब उनमें जब सबसे सुटेबल कौन सा है, सिंपल कैलकुलेशन कौन देगा, हम लोग वही अप्लाई करेंगे। सबसे सिंपल यही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंडीशन ना। तो अगर दो सदिश क्या हो जाए, परस्पर लंब हो जाए, तो उनका अदिश गुणन कैसा होना चाहिए? 0। अब ये शून्य वेक्टर होगा क्या? नहीं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ वेक्टर लगा कर दे सकता है, लेकिन आप परिभाषा में जाना कि दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट गुणन एक अदिश राशि होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, लेकिन कैसा है? शून्य है ना। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी संपाती या समांतर, संपाती या समांतर, लेकिन समांतर में कौन सा? समांतर में कौन सा? समदिश समांतर ना। एक विपरीत समांतर होता है, लेकिन समांतर में कौन सा? संपाती, लेकिन संपाती में भी वो समदिश वाला ही होना चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं? ऐसे फिर ऐसे लिखो, चलो। यदि वेक्टर ए था वेक्टर बी की दिशा एक ही ओर हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अगर दिशा एक ही ओर होगी, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गए, तो दिशा एक ही ओर है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? इनके बीच एंगल कितना होगा? 180। चलो 0 डिग्री बनाएगा ना, एक ही डायरेक्शन, जब विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तब 180 हो, अर्थात थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश, तो ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ना, ए बी कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होगा? हो गया वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी। कैसी राशि है ये? कैसी राशि है? अदिश राशि ना। अब लिखूंगा नहीं। अब क्या हो जाए, यदि दोनों सदिश कैसे हों? विपरीत दिशा में, यदि दोनों सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हों। यदि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिशाएं परस्पर विपरीत हो, परस्पर विपरीत हो मतलब एक दूसरे से विपरीत हो ना, विपरीत हो, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या होगा? तो डायग्राम में बनाइए इसको। हमने वेक्टर ए इधर ले लिया ना, वेक्टर बी को इधर ले लिया, अब इनके बीच एंगल क्या बनेगा? 180 ना। ये है ना आपका 7-8 वाला चीज, रिज रेखा वगैरह वहां पे, यही सब काम है ना। 180 बन गया, तो इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना बना? 180 ना। तो अब हम लोग ए डॉट बी बराबर क्या ले सकते हैं? ए बी कॉस 180, और कॉस 180 का मान हाँ कितना होता है? तो क्या मिल गया? ना। अच्छा चलो एक चीज यहाँ और मिला, यहाँ से क्या मिला?
या इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। हाँ कैसे? हाँ तो ए बी हम लोग यहाँ पर नॉन जीरो ही लेकर चल रहे हैं ना। अब बाकी जीरो हो जाएगा, जिसके पहले कंडीशन देखे थे क्या क्या बन सकता था, तो कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या आया, हाँ इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणन क्या आ गया, निगेटिव, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस देन 0 ना। कभी कभी ऐसे क्या देगा, जैसे इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। तो अब ऑप्शन में कहेगा कि वेक्टर ए और बी का नेचर कैसा होगा ना, समपाती होंगे, समांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे। हाँ समांतर दोनों ही हैं ना, समपाती भी दोनों हैं, संरेख भी हैं ना। तो उसमें देखना है कौन सा है, समदिश समांतर है ना, या एक ही दिशा में संरेख है, संरेख है लेकिन दोनों दिशाएं एक ही है ना। और फिर अगर ऐसा आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। जैसे मान लो हम लोग तो ये जानते हैं, आपका दिया ऐसे है, अब ऑप्शन में ऐसे मिल गए, अब तो आप ऐसे ढूंढ रहे हो कहाँ है ऐसा ना, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब होने का प्रतिबंध। अब इसी वाले कहेंगे समांतर होने का प्रतिबंध। लेकिन समांतर में समदिश समांतर, ठीक है ना, समांतर होने का प्रतिबंध। वैसे दोनों को दोनों समांतर होने का प्रतिबंध है, ये भी है और ये भी है ना। अब उसमें आपसे क्या पूछा है, समदिश समांतर है कि विपरीत समांतर है ना, समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर सदिश बताया गया था ना, समदिश समांतर और विपरीत समांतर सदिश। तो ये हो गए 3 प्रॉपर्टी, यानी अगर दोनों सदिश की दिशाएं एक ही ओर हो, उस स्थिति में उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर, या कह सकते हैं कि उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव ना। और अगर दोनों सदिश की दिशाएं कैसी हो, परस्पर विपरीत हो, तो उस स्थिति में उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर, अर्थात उनका अदिश गुणन क्या होता है, लेस देन 0। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है, सदिश वेक्टर ए का स्वतः अदिश गुणन। स्वतः अदिश गुणन ना, कोई वेक्टर है, उसका खुद से क्या करना है, अदिश गुणन निकालना है। तो कोई सदिश है, कोई सदिश हो सकता है ना, उसका क्या निकालना है, स्वतः अदिश गुणन, मतलब खुद से। अगर कोई खुद से होगा तो उनके बीच एंगल क्या होगा,
ये हो गया वेक्टर ए, और इसी पर हमने वेक्टर ए फिर से लिख दिया। एंगल क्या हो जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री ना। इसे क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1, तो क्या मिल गया, ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बताओ इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको भी ऐसे ले सकते हैं, और ये क्या हो गया cos 0 का मान है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो चाहे तो आप ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखो ना। आप सब कुछ साथ में लिख देते हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट ए बराबर क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, या क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर। समझ में। चलो कुछ अगर और लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अगर यहाँ लिख देंगे ना, हम लोग पहुंच जाएंगे उसमें, इनर प्रोडक्ट एक आता है लीनियर अलजेब्रा में, वहाँ फिलहाल हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर कभी आपसे मॉड की वैल्यू पूछे, केवल मॉड की वैल्यू पूछे, और हमारे पास एंगल मिलने का रास्ता हो लेकिन उसमें स्क्वायर ही ना लगा हो, हाँ, हमसे केवल किसकी वैल्यू पूछे, इसकी ना, और आपको क्या हो, बाकी सबकी वैल्यू अर्थात उनके बीच का एंगल का तो पता हो ना, लेकिन मॉड की वैल्यू निकाल पाना क्या हो, मुश्किल हो, तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना। तो फिर क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे, मॉड स्क्वायर वैल्यू निकाल करके सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बताओ इतना बराबर क्या ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो। तो हम लोग ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना। बताओ डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग जानते ही हैं ना, फिर वहां से बाकी जो हमारे पास टर्म दिए होंगे उसका हम लोग यूज करके मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आ जाएगा स्क्वायर हटा करके उसकी वैल्यू ले लेंगे। हाँ, अच्छा, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस करके आएगी वैल्यू, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, केवल प्लस, क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, इसलिए ऋणात्मक वैल्यू छोड़ देंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ कहीं ऐसे रहेगा डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो फिर ऐसे भी लिखेंगे। समझ गए ना। चलिए अब है प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ। ना। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अभी सब तो पहले से पढ़ते आए हो बेटा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः मॉड ऑफ वेक्टर ए व मॉड ऑफ वेक्टर बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो तो ना। तो अदिश गुणन की परिभाषा से क्या लिखेंगे,
वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, या फिर आप मॉड वेक्टर है मॉड वेक्टर भी ले सकते हैं ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी ये इधर जा रहा है ना। अब क्या किया जाए, इनका क्रम बदल दिया जाए, इनका क्रम बदल दिया जाए, तो फिर क्या होगा, इनका क्रम बदलने से इनका क्रम बदलने से क्या मिलेगा, तो वेक्टर बी डॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा बी ए, तो एंगल क्या मिलेगा, एंगल क्या मिलेगा, अब देखिए इसको बनाइए, अगर इनका क्रम बदला तो यानी यहाँ क्या रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ए को रोटेट करके बी की तरफ ले जाते थे ना, जिंदगी भर वही करना है, ए को रोटेट करके बी की तरफ ही ले जाना है ना, चाहे जिधर क्रम बदल जाए। तो हम लोग किधर लाएंगे, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या होता है ना, समझा कि नहीं। हम लोग शुरू में क्या किए थे, ए को रोटेट करके बी की तरफ ले गए थे, अब फिर से क्रम इसका बदल दिया गया, तो ए को रोटेट करके बी की तरफ ले जाइए, है ना, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा एंगल। चलो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, हाँ बताओ वैल्यू क्या आएगी, तो बी ए कॉस थीटा, हम लोग इसको फिर से ले सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसको आप 1 बना लो, इसको बना लेते हैं। अब 1 व 2 से क्या कहेंगे ना, 1 व 2 से दाया पक्ष बराबर बाया क्या हो जाएंगे बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब गलती से अगर ऐसे लिख दिए तब भी क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। इसलिए ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉपर्टी 6, वितरण नियम। या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें है नंबर 1, इसमें भी नंबर 1। चलो फर्स्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, इसको हम लोग बोलेंगे अदिश का योग पर वितरण। हो गया ये। अब अदिश का योग पर वितरण, अदिश का योग पर वितरण, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना सेट थियरी में, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण, वैसे ही हम लोग अदिश का योग पर वितरण। तो अब जैसे लिखा हुआ है वैसे आप सिंपल गुणा करिए जैसे करते हैं, और बाकी जो जिधर है उसको उधर ही लिखना है। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या लिखना है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। तो कौन किधर से गुणा कर रहे हैं, बाएं से ना, तो क्या बोलेंगे, बायां वितरण नियम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
अब सेकंड क्या है, वेक्टर बी प्लस सी। अब हम लोग इधर से गुणा करते हैं ना, तो क्या मिलेगा, देखो केवल नियम जानना है बस, आपसे ये सब पूछ सकता है ना, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, बायां नियम है दायां नियम है वितरण में ना। अब क्या करना है, इसमें प्लॉट करिए, तो वेक्टर सी डॉट ए, और उस टाइम में मारे खुशी मारी ना, सस्ता लगेगा, जल्दबाजी में ना गड़बड़ा जाता है। चलो, तो दायां वितरण नियम, ऐसे नहीं होता, खासकर सस्ती चीजें मिलती हैं मार्केट से उठा लाए ना, और नुकसान कर गया। वैसे ही अरे आम बात है ना, या आम बात कह सकते नहीं, सामान्य बातें हैं, जो सरल सरल आता है, गलती पहले वही होता है। मिटाएं, तो प्रॉपर्टी 6 हो गया, प्रॉपर्टी 7, यदि यम एक अशून्य अदिश राशि तथा दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं इसको यम डॉट ऐसे। अब इसको समझ लीजिए, ये अदिश है, तो अब हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा सदिशों के बीच में ही लगता है ना, अदिश और सदिश के बीच में कभी नहीं लगता है। जब भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी दो सदिशों के बीच में, अगर मैं यम को ए के साथ कर दूंगा तो क्या यम सदिश राशि है, नहीं ना, अदिश है। अगर मैं इसको इसके साथ रखूंगा तो यम और ए के बीच में किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं रहेगा, एक साधारण गुणा जैसे करते हैं वो। तो यम को हम लोग ए के साथ कर दिए, तो यम कैसी राशि, अदिश राशि, ए कैसी राशि, सदिश राशि, तो यम का गुणा ए में करेंगे तो क्या बनेगा, सदिश, ये सदिश हो गया। और बी को आप ऐसे लिख दीजिए, ये सदिश हो गया, ये भी सदिश, इनके बीच क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट ना। चलो, अब कोई कहना चाहेगा नहीं है, ऐसे भी तो आप लिख सकते थे ना। तो यम को हम बी के साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यम बी वेक्टर, और ए वेक्टर ऐसे बच गया। तो बताओ इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है कि नहीं, तो क्या लगाएंगे ना। चलिए इसी प्रकार हम लोग और भी ले लेते हैं। यम एन ले लीजिए, अब यहाँ ले लिया हम लोगों ने ये, तो अब इसको भी कैसे ले सकते हैं, यम एन ए वेक्टर डॉट बी, या फिर क्या ले सकते हैं, ए वेक्टर यम एन बी वेक्टर, या आप कैसे ले सकते हैं, यम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर ना, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। अब इनमें से लेना कौन सा है ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना, या फिर ऑप्शन डिसाइड करेगा कि हमको किस टाइप में लिखना है। और यन भी क्या है, यही बना दे क्या, यदि अगर लिख लिए होंगे तो कोनो बात नहीं, यदि यम एंड एन एक अशून्य अदिश राशि है, अशून्य अदिश राशि तथा दो सदिश राशि वेक्टर ए और बी है, तो ना हमें यहाँ सिंगल ले लिए फिर डबल ले लिए। अब इसी में अगर थोड़ा हम लोग यम और एन की वैल्यू को चेंज कर दे तो कुछ हम लोग एक और रिजल्ट पा जाते हैं, इसको नोट बना कर लिख देते हैं। अब जैसे मैं लिख दूं माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, अब इसको ध्यान समझिएगा। तो अब बताओ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू ए वेक्टर डॉट -1 इंटू बी वेक्टर, नियम समझ लो, डायरेक्ट लिखना वही है अभी जो लास्ट में लिखा जाएगा।
अब बताओ ये यम और ये एन की तरह है कि नहीं है, तो बताओ ऐसे नहीं लिख सकते, तो लिख दीजिए। तो -1 गुणा -1, अब यहाँ क्या लिख दें, वेक्टर ए डॉट बी। ये क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल गुणा वाले से मतलब है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए डॉट बी ना। तो हम लोग ज्यादा नियम थोड़ी लगाएंगे, सीधा लिखो माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी, समझ गए ना। मिटाएं इसे, कितनी प्रॉपर्टी हो गए, 7। चलिए 8वीं प्रॉपर्टी है लंबकोणी एकक सदिशों का अदिश गुणन। लंबकोणी एकक सदिशों का अदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यदि x y तथा z अक्ष के अनुदिश एकक सदिश क्रमशः किसके ले रहे हैं, एक्स वाई जेड यानी 3D है, तो क्या होता है एकक सदिश आई कैप जे कैप व के कैप हैं तो ना। अब बनाइए ऐसा, तो इसके अनुदिश एकक सदिश क्या है आई, इसके अनुदिश जे, इसके अनुदिश क्या ले लिया गया के। हमको क्या करना है, इनका अदिश गुणन निकालना है, अदिश गुणन ना। तो आई और जे के लिए निकालिए, तो आई डॉट जे, तो परिभाषा लगाइए, उनके परिमाणु तथा उनके बीच बने कोण। तो आई और जे के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 90। cos 90 का मान कितना आ गया 110 नहीं ना। तो आई डॉट जे क्या बन गया 0, 0 में कौन सा 0, 0 वेक्टर नहीं। अब ऐसे क्या करेंगे, इसी प्रकार वेक्टर जे डॉट के, जे और के निकालिए, तो फिर से क्या आएगा जे फिर मॉड ऑफ के वेक्टर कॉस, तो जे और के यानी ऐसे ना, इनके बीच में एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री हो गया, फिर से 0, तो 1 क्रॉस 1 0, सिंपल क्रॉस है ना। एंड अब क्या लिख दें, डॉट रहेगा के डॉट आई, ये भी क्या आ जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है, लंबकोणी में जो आई जे के आते हैं अगर ये सब डिस्टिंक्ट होंगे अलग अलग, तो उनका अदिश गुणन क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। अब इसमें एक दूसरी चीज आती है, अगर सेम टू सेम हो जाए यानी खुद का खुद से अदिश गुणन निकालना हो तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी। अब खुद का खुद से मतलब क्या है, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट, फिर जे का जे से डॉट प्रोडक्ट ना। तो ये लिखा तथा आई डॉट आई, बताओ आई डॉट आई के बीच का एंगल
ना, खुद के लिए, हाँ 0, तो क्या मिलेगा आई कैप मॉड में, तो कॉस क्या हो जाएगा 0। बताओ इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कितना गया 1 ना। इसी प्रकार यानी सेम का सेम, यानी खुद का खुद से अदिश गुणन क्या आएगा 1। वैसे जे वाले के लेंगे तो क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। के लिए क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा ना। ठीक है चलो, तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ना।